नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द सक्सेस जोन में। हमेशा की तरह जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टैटिक जीके का सीरीज़ चल रहा है और इस सीरीज़ में आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी एग्ज़ाम जो आपको जिसमें स्टैटिक जीके क्या होता है बेटा, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता चलें और वहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम में उस क्वेश्चंस को क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हर बार की तरह इस बार भी रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितने ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतने ही हमारे चांसेस होंगे कि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या हो जाए, फिट हो जाए, बैठ जाए, ताकि हम उस एग्ज़ाम को क्या कर सकें, क्रैक कर सकें और हमारे सरकारी नौकरी के सपने को क्या कर सकें बेटा, साकार कर सकें। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टीन का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन। ठीक है, टीन एक खनिज है। ठीक है, इसका सबसे बड़े उत्पादक देश की बात हो रही है। भारत है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है या चीन है? तो देखिए टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है, राइट आंसर क्या आएगा? चीन। चीन टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे ज़्यादा जो टीन है उसका उत्पादन कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारत का एकमात्र राज्य जो सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है वो क्या होता है? छत्तीसगढ़। अब टीन का यूज़ कहाँ किया जाता है? देखिए एक खनिज का यूज़ कई जगह होता है, लेकिन टीन का जो यूज़ है जैसे स्टील पर, शीशे पर, आपकी जो जंग लग जाती है तो उस जंग से बचाने के लिए टीन का यूज़ होता है ना। अलग अलग जहाज निर्माणों में टीन का यूज़ होता है, कई जगह पर टीन का यूज़ होता है। तो भारत में ध्यान रखिएगा कि भारत में टीन का उत्पादन कहाँ? छत्तीसगढ़ में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी बेटा? विश्व की। तो विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। क्लियर हुआ आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जहाज निर्माण की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ शिप बिल्डिंग? जहाज निर्माण, जो व्यावसायिक जहाज निर्माण की बात हो रही है, तो व्यावसायिक जहाज निर्माण में कौन से देश प्रथम स्थान पर है? इंडोनेशिया, रूस, जापान या भारत? तो ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें अभी वर्तमान में जो है वो जहाज निर्माण की दृष्टि में प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। और द्वितीय स्थान पर कौन है? जापान है। लेकिन ऑप्शन में कहीं हमें चीन दिख रहा है क्या? नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा? जापान। लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पर अभी कौन चल रहा है जहाज निर्माण में? चीन चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर भारत की बात करूँ कि भाई भारत का नंबर कौन सा है, तो निर्माण में, जहाज निर्माण में भारत का जो नंबर है, भारत का नंबर जहाज निर्माण में, भारत जहाज निर्माण में कौन से नंबर पर है भाई? 20वें नंबर पर है ना। हम कौन सी पोजीशन पर है? 20वीं पोजीशन पर। सबसे ज़्यादा जहाज का निर्माण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। सेकंड पे कर रहा है जापान। लेकिन ऑप्शंस में चूंकि चीन नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व में कच्चे रेशम, रॉ सिल्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सिल्क का उत्पादन होता है तो उसमें कौन सा देश सबसे ज़्यादा सिल्क करता है? तो सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उत्पादन करता है चीन। चीन जो है वो कच्चे रेशम के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर है। अगर मैं बात करूं कि भाई जो सबसे ज़्यादा कच्चे रेशम का उपभोग कौन सा देश करता है, सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला देश, तो सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला देश हो जाएगा कौन सा आपका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर हो गई बात को? बात मतलब रॉ सिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है वो चीन कर रहा है, लेकिन कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन जो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, ठीक है, भारत में कई सारी जातियां निवास करती हैं। उन जातियों के अलग अलग त्यौहार होते हैं, अलग अलग वेशभूषाएं होती हैं, अलग अलग भोजन होता है, अलग अलग रहने के स्थान होते हैं, सबका अलग अलग एक कल्चर होता है। तो उसमें से एक जनजाति है कोरकू। इसके द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य होता है चटकोरा। तो पहला क्वेश्चन क्या बना भाई? कोरकू जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चटकोरा किया जाता है। ये किन जिलों में प्रचलित है? ठीक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, यहाँ होना चाहिए राज्य। किन राज्यों में प्रचलित है? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से नृत्य की, जिस नृत्य का नाम क्या है बेटा? चटकोरा नृत्य।
चटकोरा जो नृत्य है वो मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, कोरकू। मध्य प्रदेश की जनजाति कोरकू द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये कोरकू जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश के मूलतः किन जिलों में किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के एक जिले का नाम आपने सुना होगा, छिंदवाड़ा, और बैतूल जिले के आसपास ये जनजाति पाई जाती है। और इन दोनों जिलों में इस क्या है, इस नृत्य को किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चटकोरा नृत्य जो किया जाता है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। चलिए, कल्पतरु दिवस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कल्पतरु दिवस, देखिए कल्पतरु दिवस बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, या हम छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। तो कल्पतरु दिवस जो है वो कहाँ मनाया जाता है? राइट आंसर इसका सही क्या होगा, बंगाल। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए कल्पतरु दिवस, कल्पतरु दिवस जो है ये प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई? ये 1 जनवरी को। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है रामकृष्ण मठ में। कहाँ मनाया जाता है? रामकृष्ण मठ में। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस किसके मतलब गुरु थे? तो वो किसके गुरु थे भाई? स्वामी विवेकानंद के। रामकृष्ण परमहंस गुरु किसके थे? स्वामी विवेकानंद के। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो इनका जो इन्होंने अपना जो जीवन के अंतिम दिन है वो कहाँ पर बिताए? रामकृष्ण मठ में। तो रामकृष्ण मठ में कल्पतरु दिवस प्रतिवर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ध्यान रखिएगा, ये बंगाल में दक्षिणारेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे, और यही कल्पतरु दिवस जो है इस मंदिर के पास में ही मनाया जाता है। कहाँ पर? दक्षिणारेश्वर काली मंदिर के पास में मनाया जाता है। तो कल्पतरु दिवस जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर हो रहा है आप लोगों को सब चीज़ें? चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान रखिए। एक्वेरिन भारत और किस देश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है? देखिए 2 देश जो हैं, कोई भी 2 देश या 2 से ज़्यादा देश आपस में मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, ताकि भूकंप वाली स्थिति आ जाए तो 2 देश मिलकर उसको संभाल सके, प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई 2 देशों के बीच युद्ध हो, तो उसके लिए क्या भाई एक्सरसाइज होना ज़रूरी है, मिलिट्री एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। तो एक्वेरिन, और हर देश की जो एक्सरसाइज होती है वो अलग अलग नाम से होती है बेटा, है ना। जैसे भारत अमेरिका के बीच अलग नाम से, भारत चाइना के अलग नाम से, तो एक नाम है एक्वेरिन। तो एक्वेरिन जो है वो किन 2 देशों के बीच होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मालदीव। एक्वेरिन जो है वो किन 2 देशों के बीच होने वाला है? मालदीव के। जैसे अगर मैं बात, देखिए अभी जो बात करें, हम रिसेंटली बात करें तो 2023 का जो एक्वेरिन सैन्य अभ्यास है जो किसके बीच हुआ था? भारत और मालदीव के बीच। तो भारत और मालदीव के बीच ये हुआ था। तो भारत और मालदीव का ये जो एक्वेरिन है ये कहाँ पर हुआ था भाई? उत्तराखंड में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 2023 में हुआ था। अगर मैं चाइना के साथ की बात करूँ तो चाइना के साथ एक सैन्य अभ्यास होता है जिसको हैंड इन हैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हैंड इन हैंड। ठीक है, ये हो गया। मालदीव का हमने पढ़ लिया। रूस के साथ होता है इंद्रसेन अभ्यास। क्या नाम है इसका? इंद्रसेन अभ्यास। तो इंद्रसेन अभ्यास हम किसके साथ करते हैं भाई? रूस के साथ करते हैं। अफगानिस्तान के साथ होता है क्या आपका? अफगानिस्तान के साथ होता है अल अगा। क्या होता है भाई? अल अगा। ठीक है, ये किसके साथ होता है? अफगानिस्तान के साथ। इंद्रसेन अभ्यास किसके साथ होता है? हमारा रशिया के साथ होता है। चाइना के साथ जो हमारा सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? हैंड इन हैंड। और मालदीव के साथ जो होता है वो कहाँ होता है? एक्वेरिन। तो मालदीव के साथ जो 2023 में हमने किया था वो कहाँ किया था भाई? उत्तराखंड में। चलो एक बार ये मालदीव में होता है और एक बार ये भारत में होता है, अल्टरनेट चलते हैं। ठीक है, तो 2023 का कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यही मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड है। गरुड़ अभ्यास भारत और किस देश के साथ होता है? गरुड़ा एक्सरसाइज टेक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? रूस, फ्रांस, ईरान या अमेरिका? तो देखिए गरुड़ अभ्यास जो है वो हमारा होता है किस देश के साथ? फ्रांस के साथ। ठीक है, गरुड़ अभ्यास जो है वो एक वायुसेना का अभ्यास है बेटा। किसका अभ्यास है? 2 देशों की वायुसेनाएं मिलकर इस अभ्यास को करती हैं, और ये किस देश के साथ होता है? फ्रांस के साथ। इसमें एक और अभ्यास है, कंफ्यूज नहीं होना, एक गरुड़ होता है और एक गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है वो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया। मतलब एक हो गया गरुड़ अभ्यास और एक हो जाएगा आपका क्या? गरुड़ शक्ति। तो ये अभ्यास होता है भारत और किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच।
ध्यान रखिएगा इस बात को, भारत और किसके बीच होता है, ये इंडोनेशिया के बीच। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गरुड़ अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस चित्रकला को भारत की मोनालिसा नाम दिया गया है, मतलब किस चित्रकला को हम क्या बोलते हैं, भारत की मोनालिसा बोलते हैं। बानीथानी, थागगा, पहाड़ी या राजपूत चित्रकला। देखिए सबसे पहले बात करें मोनालिसा पेंटिंग की, तो मोनालिसा जो पेंटिंग है वो इटली के एक चित्रकार थे, क्या नाम था उनका, पता होगा आप सभी को। इटली के एक चित्रकार थे जिनका नाम था लियोनार्डो द विंची। इन्होंने मोनालिसा की एक फेमस चित्रकारी, फेमस पेंटिंग बनाई थी जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। तो उससे रिलेटेड एक पेंटिंग है, एक लघु चित्रकला है, उसको भारत की मोनालिसा बोला जाता है। तो वो कौन सी है, बानी थानी। ध्यान रखिएगा कौन सी है वो भाई, बानी थानी। ये बानी थानी जो है, ये चित्रकला में बानी थानी मतलब होता है सजी धजी, एक सजी धजी महिला की एक चित्रकला बनाई गई है, एक पेंटिंग बनाई गई है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, भारत की मोनालिसा पेंटिंग की तरह ही यह दिखती है, भारत की मोनालिसा बोली जाती है इसको। जैसे थागगा चित्रकला की बात करें तो थागगा चित्रकला ये तिब्बत की चित्रकला है बेटा, कहाँ की, तिब्बत की पेंटिंग। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पेंटिंग की जाती है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ों की क्या होती है, पेंटिंग होती है। पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला की बात करूं कि हमारा जो भारत है उसके हिमालय के क्षेत्र के आसपास के जितने भी राज्य हैं, हिमालय क्षेत्र के आसपास के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जो पेंटिंग्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, पहाड़ी चित्रकला। इसमें क्या होता है, इसमें पहाड़ के सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य और प्राकृतिक सौंदर्य को चित्रित किया जाता है। ठीक है। राजपूत चित्रकला, राजपूत चित्रकला को हम राजस्थानी चित्रकला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राजस्थानी। राजपूत चित्रकला को क्या बोला जाता है, राजस्थानी चित्रकला। इसमें महल, साहित्य है ना, गद्यांश, पद्यांश, इन सब का क्या होता है, वर्णन होता है। ठीक है। राजपूत शैली का वर्णन होता है, राजा महाराजाओं का वर्णन होता है, उनके शौर्य पराक्रम का वर्णन होता है। ठीक है। तो राजपूत चित्रकला राजस्थानी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनालिसा नाम दिया गया, तो मोनालिसा मतलब बानी थानी को, और बानी थानी मतलब होता है सजी धजी हुई। ठीक है। एक सजी धजी महिला जो पूरी तरीके से श्रृंगारमय हो, उसकी चित्रकला, उसकी पेंटिंग का वर्णन है। चलिए अगला देखिए, प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है। देखिए पद्म भूषण जो पुरस्कार है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो पुरस्कार है ये भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। ठीक है। अब ये देना कब से शुरू हुआ भाई, ये जो पुरस्कार है पद्म भूषण पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई भाई, 1954 में हुई। कब से हुई बेटा, 1954 में। तो पहली बार जो पद्म भूषण पुरस्कार 1954 में दिया गया था, तो ये टोटल कितने लोगों को दिया गया था, 23 लोगों को। ऑप्शन में हमें कहीं 23 दिख रहा है, दिख रहा है भाई। कितने लोगों को दिया था, 23 को। और पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था इनका, सत्येंद्र नाथ बोस। भारत के पहले पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस थे, और सत्येंद्र बोस नाथ के साथ 22 और लोगों को दिया था। मतलब इनको मिला के टोटल लोग कितने हो गए, 23। तो प्रथम पद्म भूषण पुरस्कार जो दिया गया था वो टोटल कितने लोगों को दिया गया था, 23 लोगों को। और ये कौन से सन में दिया गया था बेटा, ध्यान रखिएगा, 1954 में। चलिए आगे आइए, क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हार्नबिल, बारहसिंगा, सेकरू या एशियाई। देखिए पशु की बात हो रही है ना, तो पशु जो अरुणाचल प्रदेश का है बेटा वो क्या है, मिथुन। ठीक है, ये क्या है, मिथुन। ये एक गौवंशीय है। क्या है भाई, ये गौवंशीय है। ठीक है। लेकिन यदि मैं पक्षी कर दूं, इस क्वेश्चन को पक्षी कर दूं कि बताइए कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, हार्नबिल। तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हार्नबिल। और पशु की बात करें तो पशु कौन हो जाएगा, मिथुन। और ये किस शाखा का आता है, गौवंशीय शाखा का आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। बार बार आपसे कह रहा हूं कि क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जब तक हमें क्वेश्चन पता नहीं हो, जब तक हमें उसमें तुक्के नहीं लगाना। अगर गलत चीज़ दिमाग में हमारे बैठ गई तो हमारा हाथ भी जो है वो गलत ऑप्शन पर ही
टिक होगा एग्जाम में, क्योंकि समय हमारे पास कम है और क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए क्या है कि हम जब तक कंफर्म, देखिए अगर हम गलत भी लगा देते हैं तो हम दूसरे क्वेश्चन पर तब आगे बढ़ें जब वो जो क्वेश्चन हमने गलत लगाया है वो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से क्या हो जाए, फिट हो जाए, है ना। जैसे सपोज करिए इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अब मैंने मन से लगाया कि यार हो सकता है इसका पौंडीचेरी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ गया, देख लिया कि यार हाँ यार अंडमान निकोबार था, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ गया, लेकिन ये अंडमान निकोबार दिमाग में हमने अभी तक फिट नहीं किया, और यही का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो खट से हाथ कहाँ जाएगा आपका, पौंडीचेरी पर, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, वेयर इज द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपका कहाँ है भाई, वीर सावरकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है भाई, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है, महिला उद्यमिता दिवस, देखिए महिला उद्यमिता दिवस मतलब जो महिलाएं हैं, जो उद्यमी हैं, जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उनको हौसला देने के लिए, उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए हर साल हम महिला उद्यमिता दिवस मनाते हैं, क्योंकि आज के समय में जितना योगदान किसी देश की उन्नति में पुरुषों का है उतना ही योगदान किसका है, महिलाओं का भी है, उतनी भागीदारी महिलाओं की भी है। तो महिला उद्यमिता दिवस हर साल जो मनाया जाता है बेटा, वो कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। ये जो दिवस है ये 2014 से मनाना शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है, और 2014 में 144 देशों ने इसको क्या किया था, मान्यता दी है। कितने देशों ने मान्यता दी, 144 देशों में। तो महिला उद्यमिता दिवस जो है वो कब मनाया जा रहा है, 19 नवंबर को, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मना रहे हैं, पिछला वीडियो यदि आपने देखा है तो इसी से क्वेश्चन बना था एक, कि रामसर कन्वेंशन कौन सा है, वेटलैंड संधि कौन सी है, क्वेश्चन बना था। तो 2 फरवरी को हम हर साल जो है वो वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है, ऐसी भूमि जो पानी से ढकी हुई हो। इसके लिए एक कन्वेंशन भी हुआ था, उस कन्वेंशन का नाम क्या था भाई, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन मतलब रामसर संधि, इसको वेटलैंड संधि भी बोलते हैं। अब इसका नाम रामसर क्यों है, क्योंकि ये ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था, और ये हुआ कब था बेटा, ये हुआ था आपका सन 1971 में। कब हुआ था आपका, 1971 में। वो डेट कौन सी थी, 2 फरवरी 1971 को। इसमें सभी देशों ने मिलकर एक आपस में समझौता किया था कि हमारे जितने भी वेटलैंड्स हैं, हमारी जितनी भी आर्द्र भूमि है, उस आर्द्र भूमि को हम क्या करेंगे, संरक्षित करेंगे, उसको बचाएंगे। जैसे कीचड़, दलदल, मतलब ऐसी भूमि जो पानी से क्या है, ढकी हुई है। तो ऐसे में ये 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। एक क्वेश्चन था कि भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, तो भारत इस कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, तो भारत इन कन्वेंशन में शामिल जो हुआ था बेटा, वो हुआ था, याद रखिएगा, 2 फरवरी 1982 को। कब हुआ था, 2 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ। लेकिन ये कन्वेंशन जो हुआ था वो कब हुआ था, 1971 को। और हर साल 2 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अच्छा, एक क्वेश्चन हो कि भारत में टोटल रामसर साइटें कितनी हैं, भारत में टोटल रामसर साइटें कितनी हैं, तो टोटल रामसर साइटें कितनी हैं बेटा, 85 के आसपास है। रामसर साइट कौन सी है, पहली रामसर साइट कौन सी थी, पहली रामसर साइट भारत की जो थी वो थी चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील, जो कहाँ है, उड़ीसा में। और केवलादेव नेशनल पार्क, जो कहाँ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है बेटा आपका, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। तो ये 2 पहले रामसर साइट थे भारत के। अभी रामसर साइट 2024 में भारत में कितनी हो गई हैं, लगभग 85 हो गई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस के उपभोग में किस देश का स्थान प्रथम है। प्राकृतिक गैस, ऐसी गैस जो जमीन के अंदर कई सड़े गले पदार्थ, कई जीवाश्म, इनसे जो लाखों सालों, करोड़ों सालों से दबे पड़े हैं, उनके सड़ने गलने से जो गैस उत्पन्न होती, वो कौन सी गैस होती, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस का उपभोग और उपयोग दोनों सबसे ज़्यादा करता है कौन सा, अमेरिका। प्राकृतिक गैस का उपयोग करना और प्राकृतिक गैस का उपभोग करना, मतलब प्रोडक्शन करना और उपयोग करना, ठीक है, उपयोग करना और उत्पादन करना, ये सबसे ज़्यादा कौन करता है भाई,
अमेरिका करता है। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में प्राकृतिक गैस जो है, भारत में प्राकृतिक गैस जो है वो असम में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। कहाँ से निकलती है? असम वाला जो एरिया है वहाँ से, बहुत कम है लेकिन कहाँ मिलती है? असम। लेकिन विश्व की बात करूं तो विश्व में भाई अमेरिका हो गया, आपका रशिया हो गया, ये जो है प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उत्पादक देशों में इनकी क्या होती है? गिनती होती है। भारत का नंबर तो बहुत दूर लगता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी होता है वो किस एरिया में निकलती है? असम में होती है। ध्यान रखना इस बात को। चलिए, क्या बोल रहा है? भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं? भारत के किस राज्य में कार्ला नामक एक बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये बौद्ध गुफाएं जो है बेटा वो कहाँ पर हैं? आपकी महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, कार्ला नामक जो बौद्ध गुफाएं हैं वो कहाँ आएंगी? आपकी महाराष्ट्र में आएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से हमको उसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। चलिए, बंदी छोड़ दिवस, जिसे सिखों के लिए दिवाली के रूप में भी जाना जाता है, गुरु हरगोविंद सिंह की किस किले में कैद से रिहाई की याद किया जाता है? देखिए, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के बारे में, ध्यान रखिए। देखिए, सिख धर्म के सिखों के छठवें गुरु, सिखों के छठवें गुरु, उनका नाम क्या था? गुरु हरगोविंद सिंह। क्या नाम था भाई? गुरु हरगोविंद सिंह। अब ध्यान रखना कि गुरु हरगोविंद सिंह को किसने जहांगीर ने कैद करके रखा था। क्या करके रखा था? कैद करके रखा था। तो बाद में जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह को क्या किया बेटा? छोड़ दिया। तो इसी दिन को जो सिख धर्म के लोग हैं वो मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं भाई? मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इसको। ठीक है, और ये जो होता है ये हरगोविंद सिंह की रिहाई के लिए मनाया जाता है। अब हरगोविंद सिंह को कैद करके कहाँ रखा था? तो कैद करके रखा था उस जगह पर आज बंदी छोड़ गुरुद्वारा है। कौन सा गुरुद्वारा है भाई? बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ है? तो बंदी छोड़ गुरुद्वारा आपके मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है? वही ग्वालियर का किला ऑप्शन में है। ठीक है, तो जो कहाँ कैद करके रखा था? ग्वालियर के किले में। और अब जहाँ जिस जगह को कैद करके रखा था वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, और उस गुरुद्वारे का नाम क्या है? बंदी छोड़। मतलब पहले हरगोविंद सिंह को बंदी बना के रखा था और बाद में यहीं पर क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। किसने? जहांगीर ने। इसलिए इस गुरुद्वारे का नाम क्या पड़ा है? बंदी छोड़ गुरुद्वारा। चलिए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ब्रजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। ब्रजभूषण काबरा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? शहनाई, गिटार, वायलिन या बांसुरी? तो ब्रजभूषण काबरा का जो संबंध है बेटा वो जो वाद्य यंत्र है कौन सा? गिटार। गिटार से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत में कई संगीतकार रहे हैं, है ना, जिनका अलग अलग इक्विपमेंट से संबंध रहा है। किसी का शहनाई से रहा है, किसी का गिटार से रहा है, किसी का सितार से रहा है, किसी का तबले से रहा है। उसमें से एक ब्रजभूषण काबरा जी हैं। इनका संबंध किससे है? गिटार से। चलिए एक क्वेश्चन अगला, पोटलोई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है? किसकी बात हो रही है भाई? पोटलोई की। ठीक है, देखिए पोटलोई एक तरीके की दुल्हन की पोशाक है जो दुल्हन अपनी शादी के दिन पहनती है, जो थोड़ी सी अलग, दूसरे से क्या होती है? थोड़ी सी अलग होती है। तो ये जो मणिपुर है, क्या आएगा इसका आंसर? मणिपुर की जो दुल्हन है वो जो पोशाक पहनती है उस पोशाक का नाम क्या है? पोटलोई। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि मणिपुर की दुल्हन द्वारा पहनी गई पोशाक का नाम क्या है? पोटलोई। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है कि पोटलोई जो है वो किस राज्य की दुल्हन द्वारा पहने जाने वाली दुल्हनी पोशाक है? तो ये किस राज्य की दुल्हन पहनती है? मणिपुरी दुल्हन पहनती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित क्या है भाई? एक बौद्ध मंदिर। Which is the following is the Buddhist temple located in India? महाबोधि मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर या निधिवन? तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? महाबोधि मंदिर। भगवान गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी भाई? बोध गया में। बोध गया कहाँ है आपका? बोध गया आपका कहाँ पर है? बिहार में है। और इसी के पास, ठीक है, कौन सी नदी के तट पर हुआ था ज्ञान?
निरंजना नदी के तट पर। कौन सी नदी थी भाई? निरंजना नदी के तट पर। उम्र क्या थी उस समय? इनकी उम्र थी कितनी? 35 वर्ष। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी के पास ये टेम्पल बना हुआ है, महाबोधि मंदिर। इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। विश्व विरासत सूची में महाबोधि मंदिर को क्या किया है? शामिल किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो क्लियर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाबोधि मंदिर। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? वेयर इज द जय हिंद ब्रिज लोकेटेड इन इंडिया? जय हिंद पुल, देखिए इस पुल का नाम जो है जय हिंद पुल, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रखा गया। अब सुभाष चंद्र बोस का संबंध कहाँ से था? पश्चिम बंगाल से। तो ये जो ब्रिज है ये कहाँ पर आएगा भाई? कोलकाता। कोलकाता मतलब बोले तो कहाँ भाई? पश्चिम बंगाल। तो जय हिंद पुल का ध्यान रखिएगा, जय हिंद पुल जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। और सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, सुभाष जी की 125वीं जयंती पर इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? जय हिंद पुल रखा गया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो और सभी लोगों की फटाफट क्या लग जाए? गवर्नमेंट जॉब लग जाए और उनके सभी के सपने क्या हों? साकार हों। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और बहुत से बहुत ज़्यादा क्या करें बेटा? सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।